कोना कहानियों का में आज की कहानी का शीर्षक है शामी कागज़। इसकी लेखिका नासिरा शर्मा, आवाज़ प्रज्ञा पांडे की। कमरे के बीचों बीच कालीन पर बिछे सुफरे पर फल सजे थे। लोग आ रहे थे और जा रहे थे। पुरसे की यह रस्म तो अब जिंदगी भर चलेगी। स्याह चादरों में लिपटी औरतें अबाबीलों की तरह कमरे के चारों तरफ आंखें पोंछतीं, नाक सुड़कती घूम रही थीं और अबाबीलों से भरे इस कमरे में पाशा किसी सूखी नदी की तरह खामोश निढाल पड़ी थी। उसके चारों तरफ इतने लोग, इतनी आहें, इतने आंसू। आखिर उसका अपना गम इतना सरेआम क्यों हो रहा है? सच, तुमने मोहसिन को नहीं देखा? पहली औरत ने कहा। मैं शादी में कब आई थी? दूसरी औरत ने सेब काटते हुए जवाब दिया। अच्छा, वह उधर तीसरी तस्वीर मोहसिन की है, पहली औरत ने बताया। मैं अनार खाऊंगा, सेब नहीं, लड़का ठुनका। चुप, इधर सूखते, घर नहीं है। दूसरी औरत ने बच्चे को कोहनी मारी। अरे, अब भला बच्चा क्या समझे? पहली औरत ने अनार उठाते हुए कहा। लो बेटे, मैं तुम्हारे लिए अनार घुला देती हूँ। यह कहकर उसने अनार को उंगलियों से दबाना शुरू कर दिया। अभी तो ट्रेनिंग में था ना, दूसरी ने चादर से सिर को ढक कर कहा। बच्चा दोनों औरतों के बीच में घुटनों के बल बैठा अनार का इंतजार कर रहा था। हाँ, अभी साल भर बाकी था। पहली औरत ने अनार के पिलपिले खोल में छेद करके बच्चे को थमा दिया। बच्चे ने तेजी से अनार के रस को 2-3 घूंट में ही चूस कर खत्म कर दिया। पाशा को यूं पथराई हुई देखकर बूढ़ी औरतें घबराने लगीं। कहीं इसको कुछ हो न जाए। कुछ सोचकर काली सफ़ेद छींटदार चादरों में लिपटी औरतों ने पाशा को घेर लिया और पाशा को रुलाने की तरकीबें करने लगीं। मगर पाशा भी जाने किस मोम की बनी थी कि पिघलती ही न थी। बस आंखों से निकलती लौ की धधकती आंच बता रही थी कि क्षमा रोशन है। मगर सुलगने के बावजूद लोग गर्म पिघलते मोम को देखने के लिए आतुर थे। दरवाजे के पास आने वाली औरतें और साथ ही जाने वाली औरतों की भीड़ लगी थी। पाशा के पास पहुंचने से पहले ही दरवाजे के पास आने वाली औरतों और साथ ही जाने वाली औरतों की भीड़ लगी थी। पाशा के पास पहुंचने से पहले ही वह अपनी भावनाओं का आदान प्रदान कर रही थीं। काश बच्चा होता तो यह हालत न होती, गम भी आसानी से बट जाता, किसी ने अपने खट्टे मीठे अनुभव की रोशनी में कहा। तुम्हें क्या पता, शायद होने वाला हो, दूसरी ने उम्मीद दिखाई। हाँ, क्यों नहीं, अभी हफ्ते भर पहले मोहसिन यहीं तो था। अरे, जिस दिन यहाँ से गया है उसी दिन तो एक्सीडेंट हुआ है ना, ठंडी सांस भरकर किसी ने कहा। बेचारे की गोद भर जाए तो अच्छा है। क्या अच्छा हो? कहो कि बच्चा न हो तो अच्छा है। कम से कम सुकून से दूसरी जिंदगी तो शुरू कर सकेगी, किसी तजुर्बेकार औरत ने सबको डांट बताई। बात तो ठीक है, यही उम्र है शौहर करने की, फिर नया शौहर दूसरे के बच्चे को रखना पसंद करे या ना करे, बड़ी मुसीबत है इस उम्र में। कच्ची मिट्टी है बेचारी की। पाशा सोच रही थी, रोज उसके गम के सहरा से गुजरने वाले ऐसे कितने कारवां आते हैं जिनके बीच वह यादों की आंधियों के तूफानी थपेड़े में डगबगाती एकांत के लिए भटकती रहती है कि काश इन रेत के बवंडरों के बीच उसको अपने कमरे का शांत कोना नसीब हो जाए, जहाँ वह मोहसिन के कपड़ों से उठती लपटों की खुशबू के बादलों में डूब जाए और यादों के काफिले पर बैठी वह सारे बीते दिनों के फासले तय कर डाले जिनका सफ़र 3 साल पहले शुरू हुआ था। पहली मुलाकात से ही दोनों की सांसों का हिसाब हो गया था, मगर अब यूं बीच में ही मोहसिन ने अपनी सांसों को समेटकर उसकी ज़िंदगी के हिसाब को ही गलत कर दिया था। अब तो सिर्फ सामने पानी से फैले अंकों का न समाप्त होने वाला समुद्र है। मोहसिन से बिछड़े हुए आज 2 सप्ताह गुजर गए हैं। पाशा को लगता है सदियों से वह इतनी ही तन्हा और खामोश थी, बल्कि उसको अपने पत्थर दिल पर आश्चर्य होता कि वह रोना तो भूली सो भूली, हंसना भी भूल गई। हंसने की तो उसे आदत थी, मगर इस सब के बाद भी इस पत्थर दिल में भी एक शिगाफ था जिसमें एक नन्ही सी ख्वाहिश सोई पड़ी थी कि काश मोहसिन की आखिरी निशानी उसे मिल जाए
हो सकता है उसका अंश उसके अंदर पनप रहा हो। खुदाया, मुझे लड़का देना, एकदम मोहसिन की तरह। वही आबरू, वही हंसी, वही आँखें। मैं पूरी जिंदगी बिना किसी शिकवे के काट दूंगी। पाशा 2 जानू कालीन पर आंखें बंद करके बैठ गई। उसका रोआ रोआ दुआ मांग रहा है, उसका रोआ रोआ दुआ मांग रहा है। तभी एक ख्याल उभरा, अगर ऐसा न हुआ तो मैं क्या करूंगी। इस ख्याल से घबरा कर वह खिड़की की तरफ गई। खिड़की खोल दी। फिर जब कुछ समझ में ना आया तो घुटनों में सिर रख कर बैठ गई। नहीं, ऐसा नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा। यह केवल मेरा वहम मात्र है। उसने चेहरे को ऊपर उठाया, रुमाल से आंखें पोंछीं। मुझे उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि मुझे खुश रहना चाहिए ताकि बच्चे की सेहत पर बुरा असर न पड़े। तब रुमाल से वह दीवानावार आंसुओं को रोकती वार्डरोब खोलकर मोहसिन के कपड़ों में चेहरा छुपाकर लंबी लंबी सांसें भरने लगती। आंसुओं के सैलाब को खुशबुओं के बादलों ने अपने में जज्ब कर लिया और पाशा अपने को संभालती हुई वार्डरोब बंद करके पलंग पर ढेर हो गई। फरजाना खानम दरवाजे के पास आईं। पाशा को यूं आंखों पर हाथ रखे लेटा देखकर उसे सोता जानकर लौट गईं। मगर सच्चाई यह है कि पाशा सो नहीं, जाग रही है और बीते लम्हों के पैबंद वर्तमान में लगाकर जीने की कोशिश कर रही है। यूं सोती दिखना उसे अधिक संतोष देता है। कम से कम वह अपनी मर्जी से सोच तो सकती है, वरना हरदम भीड़ से घिरी होकर केवल दुनियादारी के दुख भरे शब्दों से अपने आत्मसम्मान को घायल होता ही देखती है। भला कोई है संसार में ऐसा जो मोहसिन का गम उससे बांट सके? मोहसिन की तरह उसका गम भी तो उसका अपना है, उसमें किसी का हक नहीं है, कोई उसका भागीदार नहीं। उसे मालूम है इस घर में इस समय क्या हो रहा है। बहनें पास के कमरे में सिलाई कर रही हैं, माँ घर के आंगन में हौज के किनारे अनार के पेड़ों के नीचे पड़ोसिनों से बैठी बातें कर रही हैं। राशिदा खाला हुक्का पी रही हैं और तंबाकू की खुशबू उसके नथनों में बस रही है। मारिया झूला झूल रही है, जंजीर से निकलती चूं चूं की आवाज़ उसे सुनाई पड़ रही है। पिछवाड़े खानम जिंदे दिल कपड़ा धोते हुए लुंद गा रही है। उसका अर्थ ज़ेहन में आते ही कलेजा धक धक करने लगा। मैं कल रात आई पर तुम घर पर न थे। सच कहो, कहाँ गए थे? याद नहीं, कहा था कि मेरे समीप रहोगे। खुदा की कसम, सक्के खाने गया था। जो शमा तुम्हें पाने के लिए जलाई थी उसे मुराद पा लेने के बाद बढ़ाने गया था। झूठ न बोलो, झूठ ना बोलो, ये शब्द फिर न कहना। तुम मेरी रकीब के साथ जाजे नदी पर गए थे, जहाँ नदी के किनारे बैठे उससे बातों में डूबे थे। इस लुंद के उठते गिरते सुरों में शबे यल्दा 25 दिसंबर की रात आंखों में तैर गई। कितना मज़ा आया था। उस दिन भी खानम जिंदे दिल मेवे सजाते हुए यही लुंद गा रही थी। दोनों घरों की बैठक की खिड़कियां आमने सामने ही खुलती थीं। मोहसिन ने शरारतें शुरू कीं। उसके मजाक पर जब जिंदे दिल शर्मा गईं तो और तूफान मचा। और मज़े की बात यह कि इस मजाक में स्वयं जिंदे दिल के शौहर सबसे ज़्यादा मज़ा ले रहे थे और उसे छेड़ रहे थे। फरजाना खानम को अकेला लौटता देख किसी मेहमान औरत ने पूछा, क्यों, पाशा सो रही है? हाँ, लेटी है। फरजाना खानम थोड़ा शर्मिंदा होकर बोली। उन्हें बेटी को उठाना अच्छा नहीं लगा और इधर 20 मील दूर से आईं पुरसे वालियाँ। चलो फिर मिल लूँगी। ऐसी हालत में कुछ लड़कियों को नींद बहुत आती है। क्या सचमुच पाशा के पैर भारी हैं? कुछ कह नहीं सकती। पूछने की हिम्मत किस में है? वह तो जब भी बोलती है लगता है कहीं टूट न जाए। फरजाना खानम ने आंसू पोंछे। इतना खामोश रहना ठीक नहीं है। पहले ही धान पान थी, इस गम ने तो जैसे खून ही निचोड़ लिया है। हाँ, जिस पर पड़ती है वही जानता है। राशिदा खाला ने हुक्का गुड़गुड़ाया। उसी समय एकाएक शीरीन खानम तेजी से दाखिल हुई। सिर पर ओढ़ी चादर को उतारकर अनार की शाख पर डालकर बोली, खुदा की कसम
ज़रा मेरे बालों तो देखो। सबकी नज़रें एक साथ उनके सिर पर टिक गईं। गहरे कत्थई बालों पर चंद सुनहरी लटें ऐसी लग रही थीं जैसे भुट्टे के बालों को जानबूझकर चिपकाया गया हो। हुआ कैसे? एक ने बालों को छूते हुए कहा। अरे सुबह सुबह सुहेला मुझसे धागा मांगने आई थी। मुझे डाई के इंतज़ाम में लगा देखकर बोली, लाइए खाला, मैं आपके बाल डाई कर दूं। मैंने शामते अमाला हाँ कर दी। उसी समय कपड़ों की कतरनों को हाथ में पकड़े सुहेला बाहर निकली। वह देखो, आ तो रही है। पूछो मेरे बालों का क्यों सत्यानाश किया है इसने? शीरीन खानम के इस तरह कहने से सब सुहेला की ओर देखने लगीं। पहले सुहेला सिटपटाई, फिर बड़ी नरमी के साथ दुख प्रकट करने लगी। खाला, मैं क्या करती? डाई ही कम था, दूसरे स्टार्ट भी पुराना। आपसे तो हमेशा कहती हूँ कि डाई वगैरह छोटी दुकानों से मत लिया कीजिए। लो और सुनो। खैर, अब अपनी इस बर्बादी को ठीक कराने मैं ब्यूटी सैलून जा रही हूँ, शीरीन खानम ने उठते हुए कहा। अरे बैठो भी। नहीं भाई, तुम्हारे बहनोई के आने से पहले यह हुलिया ठीक कर लूँ। अरे हाँ, ये लो फरजाना जान कुंजी, सईद शाम को आएगा पर तुम्हारे बहनोई ज़रा जल्दी आएंगे। शीरीन खानम ने चादर से बदन को लपेटा और पर्स लेकर चलने लगीं। शाम का खाना हमारे यहाँ खाना, मैं इंतज़ार करूँगी। मैं खाना पका कर आई हूँ, मुझे मालूम था कि देर हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। अरे वह कल इस्तेमाल कर लेना, आज हमारी ही नान व नमक सही। अच्छा, तो फिर मैं ज़रा भौहों की प्लकिंग और नाखून की पॉलिशिंग भी करवा कर आऊँगी। अच्छा, खुदा हाफिज़। कहती हुई सैंडल की खटखट के साथ वे बाहर निकल गईं। औरतें दोबारा बातों में डूब गईं। अंदर कमरे में सुहेला के लौटने पर नज़मा ने उसे गौर से देखते हुए कहा, सच बताना, डाई कम पड़ा था? सुहेला खिलखिला पड़ी। कभी डाई भी कम पड़ा है? यह सब तो जानबूझकर किया है मैंने। क्यों? यूं ही शरारत सूझी। इस उम्र में सुनहले बालों की क्या ज़रूरत है? किसी दिन तुम माँ के हाथों पिटोगी कि उनकी सहेलियों की खिंचाई करती हो। नज़मा ने सुई में धागा डालते हुए कहा। जब पकड़ी जाऊंगी तभी तो पिटूंगी। अच्छा, अब सिलाई ख़त्म करो, मुझे होमवर्क भी करना है। हाँ, बस यह बटन टाँक कर चलती हूँ किचन में, नज़मा ने तेज़ी से हाथ चलाते हुए कहा। सुनो, महमूद के आने पर शायद कुछ घर का माहौल बदले और पता नहीं मेरी लिखी चीज़ें लाते भी हैं या नहीं। सुहेला ने तेज़ी से नई सिली स्कर्ट पर आयरन करते हुए कहा। सच है, पाशा की खामोशी ने तो गम मनाने की समझ भी हमसे छीन ली है कि कब रोया जाए और कब खामोश रहा जाए। अरे नज़मा, मैं यकीन से कह सकती हूँ पाशा अकेले में ज़रूर रोती होगी, सुहेला ने तेज़ी से कहा। हाँ, इसमें शक क्या है? मैं तो अक्सर परेशान होकर की होल में झांकती हूँ, मगर कुछ चुपचाप सोचती रहती हैं। रोते तो कम ही देखा है, नज़मा ने उदासी से कहा। अरे भूल जाएंगी, ज़रा वक्त गुजरने दो, सब ठीक हो जाएगा, सुहेला ने तेज़ी से प्लग निकालते हुए कहा। नहीं, शायद कभी न भूल पाए। जो रिश्ता उनमें और मोहसिन में था वह एक मामूली पति पत्नी मर्द औरत का नहीं था सुहेला। फिर क्या भूतों वाला रिश्ता था? सुहेला बोली। उस रिश्ते और उस भावना का कोई नाम नहीं है, बस वह महसूस ही किया जा सकता है, उसके लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं। तुम ठीक तो हो ना? सुहेला ने चिंतित होकर पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें सब कुछ मजाक लगता है क्योंकि तुम 3 साल पहले इससे भी अधिक मूर्ख और छोटी थीं, पर मैं तो सब कुछ देखती आ रही हूँ। पाशा जिंदा कैसे हैं? मैं होती तो सच अब तक मर गई होती। पाशा की जगह कहीं तुम तो पागल नहीं हो रही हो? शायद, नज़मा ने मशीन बंद करते हुए कहा। मगर उसने महसूस क्या किया? नज़मा की उदासी देखकर सुहेला ने पूछा। कहा तो कि शब्द व भाव अदा नहीं कर सकते जो नज़रें देखकर समझ लेती हैं। कोई फिल्म की मिसाल दे दो ना। सुहेला ने नज़मा की मुश्किल आसान की। कुछ बोलो भी। उधर पाशा खामोश, इधर तुम जाने कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो, सुहेला ने उकता कर फिर कहा। पिछली बार नौरोज़ में शादी से पहले जब मोहसिन आए तो दोनों घर के पीछे
बेदे मजनू के पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्हें नहीं पता था कि मैं पीछे खड़ी अंजीरें फैला रही हूँ। नज़मा को फिर खामोश देखकर सुहेला ने कुशन गोद में लेकर कहा, फिर क्या हुआ? बस दोनों बैठे रहे, परंतु जिन नज़रों से वे एक दूसरे को देख रहे थे उनमें बस एक ही बात थी कि वह एक दूसरे को जाने कितनी गहराई से समझ चुके हैं। यह कोई बात हुई? सुहेला ने कुशन को दीवार से लगाया। तुम सब बातें नहीं समझती हो। अच्छा है, वरना समझने वालों के लिए यह दुनिया बड़ी सख्त है। तौबा है, कुछ फूटो तो। सुहेला झुंझला गई। उसके दिमाग में फिल्मी नावलों के इतने रोमानी सीन घूम रहे थे कि मोहसिन खाम देख रहे थे। फिर बहुत आहिस्ता से पाशा की आंखों व होठों पर उंगली फेरी और पाशा खामोश तने से पीठ लगाए आंखें बंद किए बैठी थीं। उस समय लग रहा था कि दुनिया से सारी भावनाएं, सारी हकीकतें मिट गई हैं। बस एक सच्चाई रह गई है जो मोहसिन और पाशा की आंखों में तैर रही थी। वह कशिश जो एक दूसरे के प्रति फूट रही थी, लगा था उसकी रोशनी में सारी दुनिया नहा गई थी। फिर क्या हुआ? कुछ सुनने, कुछ जानने की आशा और व्याकुलता से ओतप्रोत 14 साल की सुहेला नज़मा के समीप आ गई। दोनों खामोशी से खड़े हुए। फिर सुहेला का दिल धड़कने लगा। कमर में हाथ डाले चाय पीने अंदर आए। बस? सुहेला ने हैरत से पूछा। और क्या करते? नज़मा ने आंसू पोंछना शुरू किया। उफ नज़मा, सुहेला ने बुरा सा मुंह बनाया। उसे नज़मा का दिमागी पेंच भी ढीला लगने लगा था। खिसिया कर उठने लगी, तभी बाहर किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई पड़ी। शायद पाशा है। सुहेला उचकी। नज़मा तेजी से भागी, पर पाशा अलमारी में सूट टांग कर लौट आई। जाने वह धुएं की बलखाती बंद लकीर कहाँ गुम हो गई। सबको सकता सा हो गया, समझ न सके कि क्या करें। पहल सुहेला ने की। वह नल की तेज धार में बर्तन धोने लगी। नज़मा ने परेशान होकर तेजी से पटरे पर रखे साग को चाकू से काटना शुरू कर दिया। फरजाना खानम उसी तरह पगलाई। जब कुछ न समझ पाई तो एकदम से वॉशिंग मशीन में साफ चादरों के साथ मारिया का आधा बुना स्वेटर भी डाल दिया। पाशा हौज तक आई और रबर लगाकर पेड़ों पर पानी डालने लगी। अली फकीही अपने को रोकते रोकते भी हाथ में पकड़ी तस्बीह को तोड़ चुके थे। पैरों के पास मनके के दाने बिखरे पड़े थे। बस महमूद हाथों को गर्दन के पीछे बांधे खामोशी से कुर्सी पर बैठा पाशा को देख रहा था। पाशा की आंखों में घिरे बादल कितने नीचे उतर आए हैं। काश बरस ही जाते। पाशा उसके साथ इसी घर में खेल कूद कर बड़ी थी। उसकी हर गलती का इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेती। महमूद पाशा के चाचा का लड़का था। गांव में इतनी बड़ी काश्तकारी को छोड़ा नहीं जा सकता था। इस कारण महमूद चाचा के घर रहकर पढ़ा और यहीं से जर्मनी फिर अमेरिका गया। उसका दिल पाशा के लिए एक दोस्त, एक साथी की तरह दुखता था। उसके सबसे अच्छे दोस्त मोहसिन के साथ पाशा का 3 साल रोमांस रहा और फिर केवल 7 मास विवाहित जीवन। पाशा के दुख को कैसे बांटूं? ऐसी स्वाभिमानी है कि किसी को अपना हमराज भी तो नहीं बनाती। लगता है मोहसिन की याद का जहर इसे खत्म कर देगा। मगर आज पाशा की आंखों से छाए बादलों को यूं टूट कर बरसते देखकर अगर किसी की आंखें नहीं भीगी तो वह थी महमूद की। उसे बड़ा संतोष मिल रहा था कि चलो पाशा फूटी तो, वरना यह लावा तो उसको अंदर ही अंदर चलाकर राख कर देता। तभी पाशा निढाल मेहरान कहती हुई बेहोश हो गई। कल से इम्तहान शुरू हैं और तुम बच्चा खिला रही हो। फरजाना खानम ने मारिया को डांटा जो 3 मास के बच्चे को गोद में लिए थी। बस अब किताब खोल कर बैठो। अली फकीही की डांट से मारिया बच्चे को लेकर जाने लगी। इधर लाओ। पाशा ने मारिया को रोका और उसकी गोद से बच्चे को ले लिया। सबने पाशा को देखा। पाशा बच्चे को गोद में लेकर आंगन में पड़े झूले पर बैठ गई। कितना अच्छा लग रहा है इसे गोद में लेना, जैसे बादलों को उठा रखा हो, पाशा सोचने लगी। सिद्दीके का है ना? पाशा ने मारिया से पूछा।
सिद्दीकी का है ना? पाशा ने मारिया से पूछा। हाँ। मारिया कमरे की ओर भागी। माँ देखो कैसे सुनहरे बालों वाला सफेद चीनी गुड्डा लग रहा है, कहकर पाशा ने बच्चे के सिर को प्यार किया। माँ पर गया है। सिद्दीकी भी तो खूबसूरत है। बच्चा गोद की गर्मी और झूले के धीरे धीरे हिलने से सो गया। नीचे हौज तक आई थी। पाशा गोद में बच्चे को लिए उसी तरह बैठी थी। सबके हंसने बोलने से बच्चा जाग गया और पाशा के सीने में मुंह मारने लगा। पाशा का मुख एक अनजाने भाव से लाल हो गया और उसे गुदगुदी सी महसूस होने लगा सारे बदन में करंट सा दौड़ रहा है और बदन के सारे रोए खड़े हो गए हैं। उसने लेटे हुए बच्चे को गोद में उठाकर बिठाया। लाओ मैं बच्चा वापस कराऊं, भूखा होगा। मारिया बच्चे को लेकर चली गई। पाशा के पत्थर जैसे बदन में जो थोड़ी देर पहले हलचल सी हुई थी, जिंदगी फूटी थी, फिर सो गई। और महमूद को लगा कि पाशा की आंखों में थोड़ी देर पहले चमकते मोती बर्फ की बारिश में बदल गए हैं और वह फिर खामोश झूले की जंजीर से टेक लगाए जाने कहाँ खो गई है। बच्चा आधे से ज्यादा समय यहीं पाशा के पास गुजारने लगा था। दूध की बोतल साथ भेज दी जाती थी। बच्चा भी मस्त गोद गोद फिरता रहता था और सिद्दी के खानम आराम से दोपहर में फिल्म या शॉपिंग वगैरह हो आती। वे 15 दिन के लिए मायके आई हैं। कल दोपहर को वापस भी जाना है। 15 दिन गुजर गए, पता ही न चला। मैं तुमको, तुम्हारे अंश को अपने में डूबता, अपने में खिलता देखना चाहती थी। तुम्हें दूसरा जन्म देना चाहती थी, मगर मेरे वजूद की स्याही ने तुमको, तुम्हारे अंश को भी मिटा दिया। मैं तुमको अपने में दोहराना चाहती थी, तुम्हें अपने आगोश में समेटना चाहती थी, मगर तुम्हारी सांसों की गर्मी की चाह बस चाह ही रह गई। पाशा नीचे देखो सिद्दीकी खानम मिलने आई है। फरजाना खानम की आवाज़ पाशा तक पहुंची ही न थी। मेरा वजूद रेगिस्तान है, बरसों का प्यासा, जितना भी पानी बरसे खुश्क का खुश्क। मैं नंगी रेतीली धरती हूँ जिस पर दूर दूर तक न कोई साया है न परछाई। बस तेज धूप में चटकी बड़ी बड़ी दरारों में भुरभुरी रेत का ढेर हूँ जो हवाओं के रहमो करम पर इधर से उधर उड़ती रहती है। नल के नीचे कपड़ों समेत खड़ी हो गई। उफ कितनी गर्मी है। इन तेज लू के थपेड़ों में एक दिन मैं झुलस जाऊंगी। नीचे बहते पानी को देखकर फरजाना खानम चौंक उठी। आखिर पाशा ऊपर क्या कर रही है? खाला मैं चलती हूँ, बस के जाने का समय भी हो रहा है, सिद्दीकी ने लंबे इंतजार के बाद कहा। अच्छा बेटी, जाने पाशा क्या कर रही है? जवाब भी नहीं दिया। सिद्दीकी खानम के जाने के बाद फरजाना खानम ऊपर पहुंची। गुसलखाने का दरवाज़ा बंद न था, वरना अक्टूबर की इस ठंड में पाशा का जाने क्या हाल होता। पाशा ये क्या, यूं कपड़ों समेत कोई नहाता है? चलो कपड़े बदलो, कितना ठंडा पानी है। मैं तो बस अपने को सैराब करने के लिए नल के नीचे खड़ी हो गई थी। कितनी सूख गई हूँ माँ, देखो। अच्छा चलो, यह रहा गर्म स्कर्ट और स्वेटर। तुम रो रही हो? खुशकिस्मत हो माँ, यहाँ तो अब आंसू ही नहीं निकलते, बस रेतीली आंधियां ही चलती हैं। मैं चाय बनाती हूँ, तुम कपड़े बदलो। फरजाना खानम जाते जाते बाथरूम में ताला डाल गई। बाहर तेज बारिश हो रही है। पाशा खिड़की खोले बाहर अंधेरे में देख रही है। पतझड़ में होने वाली इस बारिश का अर्थ ही दूसरा है। रंग बदलती पत्तियां, गिरते सूखे पत्तों से सुर्ख रास्ते, चरमर चरमर की आवाज में गूंजता वातावरण, पकते फलों से झुकी डालियां, सब कुछ कितना अर्थपूर्ण है। बाहर कभी सोचने का मौका ही नहीं देती। वह एक उबाल है और कहकहों का, खुशी का, खूबसूरती का। मगर यह बारिश। पाशा दरवाज़ा खोलकर बाहर बाग में निकल आई। पानी की बूंदें सिर और उसके बदन को भिगोने लगीं। इस बारिश की ज़ुबान मैं समझती हूँ, मगर मेरे भावों को क्या यह टपकती बूंदें समझ सकती हैं? पाशा धीरे धीरे चलती हुई क्यारी के पास खड़ी हो गई। काश
तुम्हारे लम्स से छूती यह बूंदें आज ज़मीन पर गिरकर कुछ बन जाएं, जिन्हें मैं अपना बल्कि तुम्हारा और मेरा कह सकूं। मुझसे अच्छे यह फल फूल हैं जो अपना पराग, अपने बीज हवाओं से दूर दूर बिखेर कर अपने अंश को जन्म देते हैं, और मैं तुमको खोकर दोबारा नहीं पा सकती हूँ। तुम्हारे सारे जिंदा स्पर्श जो मेरे शरीर पर मौजूद हैं, उन्हें जमा कर मैं मेहरान नहीं बना सकती। न तुम्हारा रिश्ता दुनिया की किसी चीज से बांध सकती हूँ, न इन फूलों से, न चांद तारों से, और न अपने आप से। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपने शरीर का अंग, जिस पर तुम्हारे स्पर्श की गर्मी है, उसे इस धरती पर बो दूं? कुछ तो निकलेगा, मेहरान न सही, कोई फूल, कोई पौधा या कोई तिनका, कुछ भी, कुछ तो कहने के लिए हो कि यह मेरा और तुम्हारा है, सिर्फ हमारा, सिर्फ हमारा। सुबह क्यारी के पास कीचड़ में लथपथ पाशा को पड़े देखकर फरजाना खानम ने बाल नोच डाले और सारे कपड़े फाड़ डाले। बड़ी मुश्किलों से अली फकीही और महमूद पाशा को अंदर लाए। नज़मा और सुहेला ने रोते कांपते पाशा के कपड़े बदले। महमूद ने एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया। अली फकीही ने कांपते हुए पत्नी को डांटा, अपने को संभालो वरना मुझे कुछ हो जाएगा। कहा ना, जिंदा है, जिंदा, बेहोश हो गई है, मेरी बात मानती क्यों नहीं हो? एम्बुलेंस आने पर महमूद ने रज़ाई में लिपटी पाशा को अंदर लिटाया। घर में वह रोना पीटना और भीड़ जमा हो गई थी कि लगता था दोबारा कोई मौत हो गई है। महमूद और नज़मा पाशा को लेकर चले गए। अली फकीही ने ऊपर वाले नल का कनेक्शन तो उसी दिन कटवा दिया था, मगर बारिश का कनेक्शन कटवाना उनके बस की बात न थी, वरना वह यह भी करके दिखा देते। नज़मा और महमूद को जागते हुए आज चौथा दिन है। कभी कभी लगता है निमोनिया पाशा से जीने का हक छीन लेगा, मगर डॉक्टर जी जान से लगे हैं। कल से पाशा की बेहोशी टूटी है, मगर जिस तरह की बातें वह कहती है उससे तो लगता है कि बीमारी से अच्छे होने के बाद वह अपने होश में न होगी। महमूद, मैं घर जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, मगर तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई, मुझे बताओ, मैं लाता हूँ। नहीं, मेरे हो जाने से काम बनेगा। मैंने कहा ना, मुझे जाना है। जाने क्यों, कभी कभी आप जिद करने लगते हैं। नज़मा झुंझला गई। अच्छा जाओ, महमूद ने बहुत धीरे से कहा। अजीब इत्तफाक है कि चाचा के घर 4 लड़कियां और उसके घर 4 भाई। दोनों तरफ के अभाव के कारण चाचा ज़ाद भाई बहनों में भला का प्यार था। यकायक पाशा ने मुंह उधर तेजी से करते हुए गहरी गहरी सांस लेना शुरू कर दिया। फिर तेजी से चेहरे के सामने हाथ चलाने लगी, जैसे कुछ हटाने की कोशिश में हो। उफ, ये लहरें, कितना पानी है, मैं डूब। पाशा बेहोश हो गई। महमूद कभी माथे पर हाथ रखता, कभी हाथ सहलाता। पाशा, पाशा, धीरे धीरे महमूद ने पुकारा। कौन? मेहरान? मैं महमूद हूँ पाशा। यह सुनने से पहले पाशा बुखार की तेजी में दोबारा बेहोश हो गई। बाहर कार रुकी और थोड़ी देर बाद सारे लोग कमरे में आ गए। सुहेला सबके लिए चाय उड़ेलने लगी। नज़मा गुलदान के फूल बदलने लगी। ए फरजाना की चाय अभी मत उड़ेलो, अली फकीही ने कहा। फरजाना खानम कुछ पढ़ पढ़ कर पाशा के पूरे शरीर पर फूंक रही थीं। उनका तो काम ही सक्के खानों इमाम बाड़ों में दुआ करना रह गया था। सबके जाने के बाद नज़मा ने थैले से कंबल निकाला। महमूद, मेरी मदद करिए। नज़मा ने ऊपर से कंबल उड़ाना शुरू किया और नीचे कंबल को महमूद हटाता गया। फिर जब नज़मा कंबल अच्छी तरह पाशा के गिर्द लपेट चुकी तो महमूद ने ऊपर से दूसरे कंबल डाल दिए। एक बात कहूँ, अगर गुस्सा न हो तो? कहिए। यह कंबल ऊपर से भी तो डाल सकती थी। हाँ, मगर महमूद अवाक नज़मा को देखता रह गया। कहाँ उसकी भावनाओं को उसने ठेस पहुंचाई है। फिर कुछ सोचकर उसने लंबी सांस खींची। शायद उसकी समझ में सब कुछ आ गया। पाशा के करीब जाकर नीचे के कंबल को थोड़ा आगे खींचकर उसे पाशा के चेहरे के नीचे ठीक से दबा दिया। पाशा सपने में बड़बड़ाई, मेरा घर यहीं गली में तो था, कहाँ गया?
यहाँ तक तो रास्ता ठीक है, आगे सब कुछ धुएं में क्यों लिपटा है? कुछ दिख ही नहीं रहा। मेहरान, मेहरान, तेरे बाबा का घर कितनी दूर से ढूंढ रही हूँ, तुझे याद है? नहीं? चलो किसी सवारी पर बैठकर ढूंढते हैं, मगर मेरे दोनों पैर तो कीचड़ में सने हैं। मेरी चप्पलें कहाँ हैं? मैंने काले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? मेरी लाल, ढूंढ तो सही, सड़क पर कितनी भीड़ है। उफ, यही कोने पर तो था मेरा घर जिसमें मैं रहती थी। कहाँ गया आखिर? खड़े केवल उसके हाथ को सहला रहे थे। पाशा के अच्छे होने की उम्मीद तो बन गई थी, मगर डर लगता था कि कहीं पाशा पागल हो गई तो। ये उल्टी सीधी बातें। मेहरान कौन है, किसी को क्या मालूम। जब पिछली छुट्टियों में मोहसिन आया था तो उनके बीच जो बातें हुई थीं वह इतनी मामूली थीं, मगर मोहसिन की मौत ने उन्हें जाने क्या बना दिया था। सुनो, मैं दोबारा नौरोज़ की छुट्टियों में जाऊंगा। सुनो, मैं दोबारा नौरोज़ की छुट्टियों में आऊँगा, और अगर कोई खुशखबरी न मिली तो उसकी कमी नौरोज़ की शब को पूरी करूँगा। लड़का हुआ तो मेहरान नाम रखेंगे, और अगर लड़की तो मेहर माँ। एकदम ठेठ ईरानी नाम मुझे अच्छे लगते हैं। बल्कि चलते चलते उसने अलविदाई बोसे के साथ भी शरारत से कहा था, खुदा हाफिज़ मेहरान की माँ। नौरोज़ आया और चला भी गया, बल्कि नौरोज़ आने से पहले ही सब कुछ लुट गया। उम्मीद, खुशी और सब कुछ सूखे पत्तों की तरह नामालूम दिशा की ओर उड़ गई। उम्मीद, खुशी और सब कुछ सूखे पत्तों की तरह नामालूम दिशा की ओर उड़ गई। कल से पाशा की हालत में काफ़ी सुधार है। आंखें खोलकर वह इधर उधर देखती भी है, करवट बदल कर कुछ खा पी लेती है। एक दिन सुबह उठकर नज़मा से बोली, मेरी अंगूठी देखो, ठीक है? मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है देखने को। क्यों, ठीक तो है। रात अजीब सा सपना देखा कि बीच का यह नग इतना बड़ा हो गया जैसे बड़ी सी शिला। फिर मेरे देखते देखते उसके 2 टुकड़े हो गए और अंगूठी में लगे दूसरे नग झड़ गए। अजीब बदसूरत सी अंगूठी हो गई है यह। और मैं तुमसे कह रही हूँ, नज़मा, नज़मा जान, मेरे नग मुझे ढूंढ दो, यहीं कहीं गिरे हैं। अरे वह तो ख्वाब की बात है, देखती नहीं अंगूठी सही सलामत है। नज़मा ने अंगूठी वाला हाथ पाशा को दिखाते हुए कहा। तुम्हारा दिल चाहे तो उठ कर बैठो, थोड़ा अच्छा लगेगा, महमूद ने कहा। उठा दो। दोनों ने तकिए लगाकर पाशा को बिठा दिया और सामने वाली खिड़की के पर्दे हटा दिए। उफ, कितने दिनों बाद आसमान देखा है, रंग ही भूल गई थी। 2 मास। खुद तो बाजार न जाने के बहाने से बीमार पड़ गई और मेरी खरीदारी रह गई। महमूद ने मजाक में कहा। तुम्हें याद है, मैं तो भूल गई थी। पाशा हल्के से मुस्कराई। चाय उड़ेलूं पाशा? नज़मा ने कहा। हाँ, तुम लोगों को बड़ी तकलीफ़ दी है मैंने, पाशा ने दुखी होकर कहा। बहुत ज़्यादा। ठीक हो गई, यह क्या कम है हमारे लिए? खिड़की से बाहर का दृश्य, सूखे नंगे पेड़, नीला आसमान जिस पर सफ़ेद बादलों के धब्बे हैं। पाशा उन्हें देखती रही। ये नंगे पेड़ मुझे अपने से लग रहे हैं नज़मा, कितनी समानता है हम दोनों में। तो मैं परसों चला जाता हूँ, तुम्हारी इजाज़त है पाशा? फिर कब आओगे? जल्दी ही आऊँगा, छुट्टी मिलना तो मुश्किल है, मगर फिर भी आऊँगा ज़रूर, चाहे 2 दिन के लिए ही क्यों ना आना पड़े। आज पूरे 3 मास बाद पाशा घर लौटी है। इस बीमारी ने जहाँ पाशा को जिस्मानी तौर से झकझोर दिया था, वहीं दिमागी सदमे में दवा का काम भी किया था। तूफान के बाद जो सुकून होता है वही पाशा में आ गया था। बस इधर उधर बिखरी उड़ी टूटी फूटी चीज़ों को दोबारा जगह पर रखना था, और यह काम घर का हर आदमी कर रहा था कि पाशा दोबारा ज़िंदगी जीने के काबिल हो जाए। अस्पताल से लौटकर पाशा न सपने में है न भविष्य की आशा में, बल्कि जो है उसे अपनाने की कोशिश में तत्पर लगती है। कई जगह एप्लीकेशन भेजने के बाद वह 2 जगह इंटरव्यू में कामयाब हो गई, काखिया के रिसेप्शनिस्ट में और नर्सरी में।
बहुत सोचने पर उसने फैसला किया हर एतबार से काके की नौकरी बेहतर होगी, मगर परेशानियां बढ़ जाएंगी। कम तनख्वाह होने पर भी नर्सरी की नौकरी में सुकून है। शायद यहाँ बच्चों के बीच वह अपने मेहरान को पाले। यह सोचकर उसने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ नौकरी कर ली। जिंदगी नए ढर्रे पर चल रही थी। पाशा घर लौटकर बच्चों के लिए चाट, उनके लिए दूसरी चीज़ें बनाने, पढ़ने में लगी रहती। यह देखकर घर में सबको सुकून मिला कि चलो पाशा संभल गई है। इसी बीच एक दिन मोहसिन का दोस्त पाशा के पास स्कूल पहुंच गया। अपनी ट्रेनिंग खत्म कर चुका था और मोहसिन का एक पैकेट पाशा को थमा कर चला गया। पाशा को होश न रहा कि वह उससे कुछ पूछती, शुक्रिया कहती। बस अपनी जगह पर जम कर रह गई थी, जैसे तेज बर्फबारी में दब गई हो। घर आकर उसने पैकेट खोला। कुछ उसके मोहसिन को लिखे खत थे। एक किताब थी, बेबी केयर। लगा दिल पर फिर रेत उड़ उड़ कर टीलों की शक्ल में जमा होने लगी है। एक मखमली डिबिया थी। खोला तो उसमें महीन सी जंजीर में लगे नन्हे नन्हे अलमास और एक छोटा सा पर्चा, खुशखबरी की खुशी में। सीटियाँ, शोर लगा कई ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर धड़ धड़ करके एक दूसरे से लड़ गई हैं। कई और पैकेट थे, सुहेला, नज़मा, मामान, बाबा और मारिया के नाम। उसे लगा उसका दम घुट रहा है। वह तेजी से कमरे से बाहर निकली। उसे चक्कर आ रहा है। उसने घबराकर कॉरिडोर की लाइट जलाई, फिर एक एक करके सारे घर की लाइटें जलाकर वह बेदम कुर्सी पर बैठ गई। क्या हुआ पाशा, ठीक तो हो? नज़मा की आंखें कबूतर के पंखों की तरह फड़फड़ा रही थीं। ठीक हूँ नज़मा, बस लगा मेरे चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया था। चलो कमरे में अपने अपने तोहफे ले लो। मोहसिन ने नौरोज़ के लिए ख़रीदे थे। दोनों बहनें मामला भांप गई थीं। इस कारण माहौल हल्का करने के लिए वे बातें करने लगीं। अच्छा, तो वह मिस्टर स्कूल पहुंच गए थे? यहाँ भी आए थे सुबह। हमारे मांगने पर बोले मैं तो पाशा को ही दूंगा। तुम लोगों ने कुछ खातिर वगैरह की? मैं तो कुछ कह ही नहीं पाई। अरे पाशा, नज़मा तो बिगड़ती रही है। मैंने वह खातिर की है कि उसकी 7 पुश्तें याद करेंगी। सुहेला ने जोश में कहा। तुम्हारी ज़बान को देखकर डरती हूँ, जाने कब क्या कह जाओगी। नज़मा बोली। डिब्बा न देने की वजह बताई कि मैं पाशा को देखना चाहता हूँ। मोहसिन ने तो सबके दिल में हसद की आग सुलगाई थी। हम सब पाशा से मिलने को बेचैन थे कि इस ज़माने में जब हर चीज़ दौलत से तौली जाती है तो ये लोग पुरानी लव स्टोरी जैसी भावनाओं में कैसे जीते हैं। बड़ी बातें हुई तुमसे, नज़मा ने शोखी से कहा। पाशा खामोशी से पैकेट को खाली करने लगी, फिर बड़ी कड़वाहट से बोली, खुदा के लिए इतना आसान है इधर की मुहर उधर करना, उधर की इधर, मगर मोहरों के दिल से कोई पूछे कि उन पर क्या गुजरती है। महमूद आया हुआ है। घर की हालत देखकर उसे बड़ा संतोष मिला। पाशा एकदम नॉर्मल है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन महमूद ने फरजाना खानम से कहा, खाला, पाशा से आपने कभी दूसरी शादी की बात की? नहीं, मगर खाला ज़िंदगी यूं ही नहीं गुजरेगी। समझदार है, सब कुछ समझ रही है। ज़िंदगी से समझौता तो करना ही पड़ता है। वह तो है बेटा, पर हिम्मत किस में है? दिल तो मेरा भी यही चाहता है। अभी तो सब गुजर जाता है, मगर ढलती उम्र का साथी तो होना चाहिए। मैं भी कब तक बैठी रहूँगी? बहनें भी अपने अपने घर की हो जाएंगी। मैं बात करूँगा, महमूद ने सोचते हुए कहा। पर बेटा बहुत संभल कर, कांच के जैसा तो दिल है उसका। टूट गया तो किरची किरची बटोरने में सालों लग जाएंगे। बड़ी मुश्किल से तो संभली है। जानता हूँ खाला। एक दिन पाशा जैसे ही स्कूल से बाहर निकली तो महमूद को खड़ा पाया। तुम यहाँ? हाँ, मैं बाजार से लौट रहा था, समय देखा तो सोचा तुम्हें लेता चलूं। शुक्रिया। चलो, कार किधर खड़ी की है? इधर है। दोनों पैदल चलकर कार तक आए। चलो पहले कहीं कुछ पिया जाए। ठीक है। कार सड़कों के चक्कर काटकर एक रेस्तरां के आगे खड़ी हो गई। अनानास और खरबूजे के शरबत का ऑर्डर देकर महमूद ने सिगरेट जलाई। महमूद, बच्चों को लेकर मुझे बाहर जाना है। सोचती हूँ क्यों ना घर की ओर ही चलूँ। चाचा से भी मिल लूँगी। बच्चों को कालीन की बुनाई वगैरह भी
दिखा दूंगी। ख्याल अच्छा है, अगले हफ्ते मुझे भी जाना है। तुम जाओगी कैसे? बस से, स्कूल बस से। तब तक नज़मा, सुहेला, मारिया सबकी छुट्टियां होंगी, सब चलेंगे। ठीक है, तुम्हारी बस हमारी कार, रेस बढ़िया रहेगी। दोनों हंस पड़े। पाशा, लगता है नर्सरी में काम करना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, मगर कुछ आगे की भी सोची है? क्यों नहीं, एक बार आगे की सोची थी तो सब बर्बाद हो गया। अब तो कल के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। जिस तरह हिम्मत करके जिंदगी शुरू कर दी है, भविष्य की भी सोच डालो। जिंदगी शुरू कहाँ, बल्कि रोज सुबह जीने की ताकत जमा करती हूँ। रात तक उसे खर्च कर इस आशा में सो जाती हूँ कि काश मेरी यह आखिरी रात हो, मगर सुबह को सफ़ेदी फिर जीने पर मजबूर कर देती है। महमूद को लगा पाशा के अंदर खौलते पानी के स्रोत अभी ठंडे नहीं हुए हैं। वह बात करे या ना करे, कर ही डाले, हो सकता है नतीजा अच्छा ही निकले। एक बात पूछूं? पूछो, बुरा लगे तो माफ़ करना। ये मेहरान कौन था? मेहरान? पाशा इतना कहकर सोफे के पीछे टिक कर बैठ गई। मेहरान एक ख्याली सपना था जो हमारे यानी मोहसिन और मेरे दिमाग ने देखा था। यूँ समझो, वही हमारी आरज़ू, हमारी तमन्ना, हमारी खुशी थी। मगर अब तो महमूद, रात इतनी लंबी हो गई है कि सपने के सच्चे होने का समय ही नहीं रह गया है। अपनी जिंदगी का सूरज तो हमेशा के लिए डूब गया है। पाशा ने शरबत का घूंट भरा। आंखों में हमेशा छाए रहने वाले भारी बादल लगा भाप में परिवर्तित होने लगे और बिना बरसे धरती पर उतर आए। खैर छोड़ो, तुम कब शादी कर रहे हो? अब तो इंजीनियर भी बन गए, कहीं किसी को अमेरिका में पसंद तो नहीं कर आए हो? पाशा ने अपने गम के ऊपर काबू पा लिया था, इसलिए शोखी से बोली। पाशा ने अपने गम के ऊपर काबू पा लिया था, इसलिए शोखी से बोली। नहीं, चूंकि किसी की जिम्मेदारी कंधों पर थी, इसलिए कई बनती बातों को बिगाड़ कर चला आया हूँ। ओफो, पाशा हंस पड़ी। तो लगता है लड़की यही है। ज़रा उसके बारे में मालूम कर सकती हूँ जिसकी जिम्मेदारी से आप झुके हुए हैं? पाशा ने शरारत से कहा। तुम्हारी। पाशा, मेहरान हमारा और तुम्हारा भी तो हो सकता है। मोहसिन मेरा जिगरी दोस्त था और तुम मेरे साथ पल कर बढ़ी। मेरी साथी, मेरे चाचा की बेटी ना। उसके मरने का गम भूल पाया हूँ, ना तुम्हें गम में देख सकता हूँ। कई दिनों से मथने वाली बात उसने एक साथ उगल दी। पाशा के रंग बदलते चेहरे को देखकर महमूद अपनी बात का असर न ढूंढ सका। पाशा खामोश गिलास में पड़े शरबत को हिलाती रही, फिर बड़ी सहजता से बोली, महमूद, आज के बाद कभी मेरा गम बांटने की कोशिश मत करना। यह गम ऐसा नहीं है जो खुशी में बदला जा सके। हमारे तुम्हारे मेहरान का मतलब है कि मैं अपने जिस्म से मोहसिन का हर लम्स मिटा दूं। हर वह स्पर्श जो मुझे जीना सिखा रहा है, उसे पोंछ डालूं। जब मैं दिल और दिमाग से उसे नहीं मिटा सकती, तो फिर जिस्म से उसे क्यों मिटाऊं? क्या मजबूरी है? मगर मैं समझ रही हूँ महमूद, देखो, जी रही हूँ और खुश रहना भी आ गया है। ठीक है पाशा, मगर यह केवल तुम्हारा जज्बाती दृष्टिकोण है। हकीकत तुमने तस्लीम कर ली है, उसको उसी तरह महफूज रहने दो। नए कागज़ पर नई जिंदगी भी तो शुरू कर सकती हो। कोई ज़रूरी है एक बार जी हुई जिंदगी को दोबारा दोहराया जाए? नौकरी कर रही हूँ, खाने भर का कमा ही लेती हूँ। बुढ़ापे में जब बदन थक जाएगा तो 7 भाई बहनों की इस बहन को किसी के घर में सिर छुपाने की जगह मिल ही जाएगी। कोई निकालेगा नहीं, मुझे इसका यकीन है। यह सब ठीक है, पर यह फैसला यूं इतनी जल्दी ना करो। सोचने के लिए जितना समय चाहो ले लो, मैं सालों इंतज़ार कर सकता हूँ। अपनी ज़िंदगी मेरे साथ ख़राब न करो महमूद। अपनी ज़िंदगी मेरे साथ ख़राब न करो महमूद। मुझसे बेहतर जगह इसका इस्तेमाल करो, जहाँ इसकी ज़रूरत हो, जहाँ इसकी कदर हो सके। पाशा ठहरी और बहुत संभल कर बोली, और फिर महमूद, मैं भी कोई शामी कागज़ थोड़े ही हूँ कि जब ज़रूरत पड़ी उसे धोकर दूसरा फरमान लिख दिया। मैं इंसान हूँ और इंसान के दिल पर लिखे हर्फ
बार बार धोए नहीं जा सकते हैं। उन्हें धोने की क्या ज़रूरत है, उन्हें महफूज भी तो किया जा सकता है। एशट्रे में सिगरेट को बुझाते हुए महमूद ने पाशा की डबडबाई आंखों की तरफ देखा। पाशा खामोश रही, फिर उठते हुए बोली, मोहब्बत और हमदर्दी का फ़र्क तो तुम जानते हो ना महमूद। रुमाल से माथे पर छलक आई बूंदों को पोंछते हुए महमूद ने आहिस्ता से कहा, मुझे माफ़ करना पाशा,